हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो वन लाइनर बचा हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लोग, कि इससे पहले हम लोग थ्योरी क्लास पूरी तरह से पढ़ चुके हैं लोग। यहाँ वन लाइनर चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और आज पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे कार्य की निंदा नहीं, बस प्रशंसा की बात है। किसने कहा था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई। 1838 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है। यह किसके प्रयास से स्थापित हुआ? तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। बस इसमें यही याद रखिएगा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है वो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा क्या किया गया, इसकी स्थापना किया गया। 1843 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इनमें से किस संस्था को कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था मानी जाती है, यह सम्मान प्राप्त है? तो इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में बनाया गया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले का। लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के आपसी विलय के बाद 28 अक्टूबर 1851 को कौन सी संस्था अस्तित्व में आया? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया? तो लंदन में किया था। बस इतना याद रखिएगा कि 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। कहाँ हो रही है? लंदन में। किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। इंडियन एसोसिएशन द्वारा किसके नेतृत्व में 1876 में भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा की आयु 21 से कम करके 19 करने पर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह आंदोलन चलाया था, क्योंकि आईसीएस की एग्जाम जो है ना 21 से 19 कर दिया गया था ताकि भारतीय लोग आईसीएस की परीक्षा नहीं दे सके। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल किसने पेश किया और जिसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को उन मुकाबलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था जिनसे यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। मतलब इल्बर्ट बिल की कहानी तो आप सभी को बता चुके हैं। बस याद रखिए इल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया और सर सीपी इल्बर्ट द्वारा लाया गया था, इसीलिए इसको इल्बर्ट बिल भी कहा जाता है। लेकिन उस समय अगर वायसराय जो था तो वो वायसराय कौन था? तो रिपन था, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो यूरोपीय लोगों ने घोर विद्रोह के बाद 1884 में इल्बर्ट बिल को संशोधित करने पर यह प्रावधान किया गया कि यूरोपीय अथवा ब्रिटिश नागरिक उस जूरी द्वारा अपने मामले की सुनवाई की मांग कर सकते हैं जिसके आधे सदस्य यूरोपीय या अमेरिकी हों। जब बिल किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया था? तो वही लॉर्ड रिपन, अभी जैसे बोले कि रिपन के। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे। प्रथम चरण में क्या क्या हुआ। अब यहाँ से जो है ना टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में आप लोग खुद देखिएगा, जब एग्जाम देने जाइएगा तो 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं मिलेगा तो हमसे पूछिएगा आप लोग, एकदम गारंटेड मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन। ये 1 घंटा से 1.5 घंटे का वीडियो में उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, 100% लड़ेगा। उससे ज़्यादा लड़ जाए, उससे कम नहीं। उसको बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1885 ईस्वी में एलन एक्टुवियन ह्यूम, यानी इसी को बोला जाता है ए.ओ. ह्यूम बोला जाता है। एलन एक्टुवियन ह्यूम द्वारा 1885 में किया गया था। याद रखिएगा दिसंबर 1885, दिसंबर भी याद रख लीजिएगा। उसका लिखा है कि ह्यूम द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में उस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किसके सुझाव पर किया गया? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। सिंपल समझिए, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। बाद में दादा भाई नौरोजी बोले कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ हटा दीजिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखिए। क्या रखिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखिए, संघ हटा दीजिए, है ना। हटा के क्या कर दिया जाए? किस में किया गया? जो पहला अध्यक्ष हुआ था ना 28 दिसंबर 1885 को, पहला जो मीटिंग हो रहा है कब हो रहा है? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हो रहा है। एक्चुअली में होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, जिसके कारण पुणे में ये कैंसिल कर दिया गया और कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। मुंबई में गए तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था। वहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को पहली बैठक होती रही है, जिसमें इनका नाम बदल के, मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना से पहले उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन, यानी सिर्फ डफरिन याद रखिए, डफरिन से सलाह ली थी
उन्होंने इसे किस रूप में देखा था? सेफ्टी वाल्व के लिए। मतलब क्या है ना, डफरिन सोचा था कि एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी तो वो उसी में खेलते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें कहानी बहुत बार सुनी होंगी। बस याद रखिए सेफ्टी बॉल के रूप में कौन सोच रहा था, तो डफरिन सोच रहा था कि सेफ्टी बॉल की तरह ये कांग्रेस जो है हम लोग का सहायता करेगा और कुछ नहीं। यहाँ दिया कौन पार्टी कब स्थापना हुई, बस इतना याद रखिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, है ना, किसके द्वारा, तो द्वारका नाथ टैगोर द्वारा, कोलकाता में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में हुआ, विलियम एडम्स द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो 20 अप्रैल 1843 में, जॉर्ज थॉम्पसन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 मद्रास में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 28 अक्टूबर 1851 में, कलकत्ता, राजेंद्र लाल मित्रे और धाराकांत देव। बम्बई एसोसिएशन 1852 बम्बई में। लंदन इंडियन कमेटी लंदन में। उसके बाद देखेंगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको पकड़ लीजिएगा आप लोग। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 ईस्वी में, मेरी कारपेंटर। पूना सार्वजनिक सभा को याद कर लीजिएगा 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में। पूना महादेव गोविंद रानडे, है ना। उसके बाद से एस.एच. चिपलंकर और जे.वी. जोशी जो थे, ये सब पूना सार्वजनिक सभा में थे। कब, 2 अप्रैल 1870 को जो हुआ। इंडियन सोसाइटी 1872 में लंदन द्वारा आनंद मोहन बोस, इसको भी याद कर लीजिएगा लोग। आनंद मोहन बोस द्वारा किस सोसाइटी की स्थापना किया गया था, इंडियन सोसाइटी। कब, 1872 में। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। इंडियन लीग 1875 में, बंगाल में किया गया, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा। मद्रास महाजन सभा, मद्रास में जी.बी. अय्यर और ए.वी. राघवाचारी और आनंद चरलू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है जी, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 27 दिसंबर 1885 को हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने साथ हिस्सा लिया था। यह पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिए पहली बैठक की अध्यक्षता जो किए थे व्योमस चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो बनर्जी जो थे ये किए। उसके बाद से दादा भाई नौरोजी किए। उसके बाद से जो बदरुद्दीन तैयब जी किए। उसके बाद से जॉर्ज यूल किया। लगातार 4 हो गए, तो जरूर याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय कौन था, तो डफरिन था। कौन था, डफरिन। 85 से लेकर 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। उदारवादियों ने अपनी मांगें मंगवाने के लिए ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में किस समिति की स्थापना की थी, तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना, है ना, भारतीय सुधार समिति की। अगला, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल थे। जैसा अभी बताया मैंने, चारों का नाम याद रखिएगा। पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, पहला क्रिश्चियन या अंग्रेज जॉर्ज यूल, ठीक है, और पारसी थे दादा भाई नौरोजी, और उसके बाद से जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो आप लोग को मालूम है। ठीक है, आ गया जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी थी। लेकिन अगर भारतीय महिला कहा जाए कि वो प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में की अध्यक्षता, और ये की थी 1917 में एनी बेसेंट। जब वो क्या बोलते हैं उसको, तीनों दल को मिला दी, नरम दल, गरल दल और मुस्लिम लीग, उसके बाद ये अध्यक्षता करती हैं। 1916 में मिला दी, उसके बाद ये खुद अध्यक्षता करती हैं। नेक्स्ट लिखा है, कांग्रेस का वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को 2 बार अध्यक्षता की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 थे, 2 बार अध्यक्षता की। उसके बाद से C.R. दास ने भी 2 बार किया। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार किया। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो याद रखिएगा C.R. दास 2 बार, व्योमेश चंद्र बनर्जी 2 बार, जवाहरलाल नेहरू जो है ये कितना बार की, तो 3 बार की। ठीक है, नेक्स्ट है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी का अंतिम अधिवेशन कौन था, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में। इसके बाद वर्ष 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चित्तरंजन दास को चुना गया, लेकिन उन्हें जेल में होने के कारण उनकी अध्यक्षता कौन किया, देखिए 1921 ईस्वी में बनाया गया था C.R. दास को, है ना, लेकिन C.R. दास उस समय जेल में थे, तो हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का नेक्स्ट, कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे, तो बेलगांव का अधिवेशन किए थे। याद रखिएगा 1924 में कर्नाटक में जो बेलगांव है वहाँ पर किए थे अध्यक्षता, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा लोग। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के बाद पहला वर्ष कौन सा था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो सका, तो 1923 में अधिवेशन जो है नहीं हो सका। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन फैजपुर में हुआ। यह
पहला अवसर था जब कांग्रेस अधिवेशन किसी छोटे नगर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो 37 में जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 38 में हरिपुरा अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे, हरिपुरा अधिवेशन में हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, है ना, किसको अध्यक्ष की नियुक्त किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसका? राष्ट्रीय आर्थिक नीति का। त्रिपुरी अधिवेशन जो सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष चुने गए। तो याद रखिएगा, जो 38 वाला जो कह रहा है ना हरिपुरा अधिवेशन, तो हरिपुरा अधिवेशन जो था सुभाष चंद्र बोस किए थे, और पुनः त्रिपुरी अधिवेशन जो था ना, इनको ही कहा गया करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया थे अगेंस्ट में, वो भी खड़ा हो रहे थे। पट्टाभी सीतारमैया हार गए, जिसके कारण क्या हुआ, गांधी जी मुँह बना लिए। मौलाना आज़ाद ने भारतीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की 35 वर्ष की उम्र आयु में अध्यक्षता करके कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बने थे? कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये 35 वर्ष की आयु में ही अध्यक्ष बने थे। दिल्ली विशेष अधिवेशन में उन्होंने 1930 में अध्यक्षता किया था। दिल्ली विशेष अधिवेशन में कब किया था? 1930 में। और जो मौलाना अबुल कलाम जो थे, ये 1940 में बिहार में भी अध्यक्षता किए थे। बिहार उस समय रामगढ़ में किए थे। एक्चुअली में बिहार झारखंड अब हिस्सा जो है रामगढ़ झारखंड में है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता आदि नेता किस प्रकार के नेता थे? ये सब उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इसको छोड़िए, यहाँ पे उदारवादी नेताओं के प्रयास से भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए 1896 ईस्वी में किस से आयोग की नियुक्ति की गई? तो वेल्बी आयोग का नियुक्ति किया गया था। दक्कन सभा की ओर से वेल्बी आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए इंग्लैंड से कौन गया था? तो इंग्लैंड कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गए हुए थे इंग्लैंड। यहाँ पूरा कांग्रेस का अध्यक्षता दिया कि कौन सा अध्यक्ष कब हुआ था, किस समय कहाँ हुआ था, सारी चीज़ दिया गया। इसमें सिर्फ आप लोग याद रखना है यही 1922 वाला, 1912 और 1922 वाला। 12 वाला किधर गया? वो भी बिहार का ही है, बांकीपुर। तो 12 याद रखिएगा। 1912 में बिहार के बांकीपुर में, यानी पटना में है बांकीपुर में आरसी मधोलकर जो थे, है ना, मधोल हो गए थे बिहार में आके। तो आरसी याद रखिएगा, आरसी बोल रहा हूँ, आरएन मधोलकर याद रखिएगा, जो बिहार में पहली अध्यक्षता हो रही है कांग्रेस की। तो आरएन मधोलकर द्वारा किया जा रहा है 1912 में बांकीपुर में, ठीक है। उसके बाद से आजिए नेक्स्ट 1922 में फिर हो रहा है दोबारा, 1922 में फिर दोबारा हो रहा है गया में। कहाँ हो रहा है? गया में। और इस बार जो है कौन सा है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास है, यानी CR दास। तो CR दास जो है गया में करते हैं, ठीक है। तो CR गया तो गया ही रह गया। तो इस तरह याद कर लीजिएगा, CR कहाँ गया, कब गया? तो 22 में गया, तो 1922 में। उसके बाद 1940 में पुनः हुआ था यहाँ रामगढ़ में, याद रखिएगा 1940 में रामगढ़, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। तो ये 3 जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी वो बिहार में हुई थी। यहाँ लिखा हुआ कि जो अजमल खान के क्या थे, तो हकीम अजमल खान अध्यक्षता करते हैं। किनके जगह पर? CR दास अगर जेल में थे तो उनके जगह पर ये अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट आगे समझते लो, इसको देखते लो, इसको छोड़िए। 1888 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किसकी अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की? तो विलियम डिग्बी के स्थापना, विलियम डिग्बी के अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी ने इंडियन एजेंसी की स्थापना किया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता हो रही थी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। किंतु यह अधिवेशन कब हुआ? तो 1906 में हुआ था अधिवेशन। तो 1906 वाले अधिवेशन में ही स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी जो थे वो धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे, याद रखिएगा, धन निष्कासन का सिद्धांत। उसके बाद से रनाडे द्वारा भारतीय को आधुनिक के औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास और पहली पुस्तक के कारण आंदोलन के प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक राष्ट्रीयवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जी, ये वाला छोड़िए, यहाँ पर आइए। कांग्रेस के कार्यकलापों का पहला परिणाम किस अधिवेशन के रूप में आया जिसके तहत भारतीय प्रशासन के ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और भारतीय राजनीतिक अधिकार में वृद्धि की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी छोड़िए। नेक्स्ट आ जाइए, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी यह एक सबसे बड़ी इच्छा है कि इसे शांतिपूर्ण मरने में मदद देख सकूँ। सन 1900 में यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो कर्जन बोला था कि कांग्रेस जो है ना धीरे धीरे मरने का कगार पर जा रही है, मतलब कांग्रेस टीम पूरी तरह से बिखरते जा रहा है, टूटते जा रहा है, ठीक है। उसे कहने का तात्पर्य यही था।
उसके बाद बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा था। बिपिन चंद्र पाल जो थे कांग्रेस को क्या बोलते थे, याचना स्थल बोलते थे। और वही इसके सम्मेलन में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। किसने कहा था कि शिक्षित भारतीयों का ये राष्ट्रीय वार्षिक मेला है? तो किसने बोला था? लाला लाजपत राय बोलते थे कि ये पढ़े लिखे लोगों का क्या है, पढ़े लिखे लोगों का ये सालाना जो मेला लगता है वही है मेला। ठीक है, नेक्स्ट है जी। उसके बाद क्या लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने चेतना को जगाने के उद्देश्य से धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। इसके लिए तिलक द्वारा 1884 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत की। तो तिलक ने क्या किया? गणपति महोत्सव की शुरुआत किया। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है कि 1886 में यह महोत्सव की शुरुआत है। उसके बाद 1884 में तो ये किए थे शिवाजी, और 86 में इस महोत्सव की शुरुआत किया गया किसके द्वारा ना? 86 में एक और 86 में मतलब एक और महोत्सव का शुरुआत किया गया जिसका नाम रखा गया शिवाजी महोत्सव। तो गणपति महोत्सव 84 में और 86 में शिवाजी महोत्सव सब किनके द्वारा? तो तिलक द्वारा शुरू किया गया। स्वराज्य, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि नारा वाला क्वेश्चन खूब देता है। तो या तो स्वराज्य पूछे, स्वदेशी पूछे या बहिष्कार पूछे। तो याद रखिएगा ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, उन्हीं का नारा था बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद लिखा है कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा? यह किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, कमजोरी क्या है? पाप है, कमजोरी मृत्यु है। नेक्स्ट अब आइए राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण देखते लो, और तीसरे चरण में आ जाएंगे गांधी जी। दूसरा चरण देखेंगे तो अतिवादी चरण या इस गर्मपंथी राजनीतिक युग भी कहा जाता है। किन प्रमुख घटनाओं ने कांग्रेस के एकजुट को देश की स्वतंत्रता के लिए उग्रवादी नीति अपनाने को प्रेरित किया? मिस्र, फारस, तुर्की की जनता को मिली सफलता, अफ्रीकी एबीसीनियाई देश द्वारा 1896 में इटली की पराजय एवं जापान द्वारा रूस की पराजय, इस सब को देख के भारत के नेताओं को भी लगा कि हम लोग भी भले छोटे लोग क्या हैं, है ना, लेकिन अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए 1897-98 में बम्बई में प्लेग की बीमारी की चपेट में आकर 1,73,000 लोग मारे गए। प्लेग के समय ज़्यादातर दुखी होकर पुणे के प्लेग कमिश्नर को पुणे के प्लेग कमिश्नर जो थे रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किसने किया? तो ये क्वेश्चन पूछा तो याद रखिएगा पुणे के प्लेग कमिश्नर जो था ना रैंड और एमहर्स्ट की हत्या जो है किसने किया था? दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर था। दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने उनकी हत्या कर दी। बाल गंगाधर ने प्लेग के बाद हुई जातियों से लेकर सरकार की अपनी पत्र केसरी, तो बाल गंगाधर कौन सी पत्रिका थी? केसरी में अटू आलोचक थी, जिसके कारण सरकार ने 18 महीने के कठोर कारावास दी और उनको यह सज़ा किस वर्ष दी गई? तो 1897 में तो उनको सज़ा मिली। बस याद रखिए बाल गंगाधर तिलक का जो पुस्तिका है वो क्या है? तो केसरी है। यहाँ पर जी कुछ तथ्य दिए गए, इसको देख लेते हैं। 1897 में क्या हुआ? सर्वप्रथम देसी भाषा में भाषण हुआ। तो 1887 में मद्रास अधिवेशन जो हो रहा है उसमें देसी भाषा में भाषण हुआ। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस की संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1888 वाले इलाहाबाद के अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बना। 1889 वाला में क्या हुआ कि 21 वर्ष कर सार्वजनिक वैश्य मतदार की मांग की गई। वोट देने का अधिकार रखा गया 21 वर्ष के ऊपर का। 1893 में लाहौर अधिवेशन जो हो रहा है उसमें 93 क्या हो रहा है कि सिविल परीक्षा में भारत में आयोजित होने की मांग कर रखी गई। और 91 में क्या हुआ? नागपुर अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का संविधान पारित हो गया। तो कांग्रेस संविधान बना। 1888 में संविधान का निर्माण हुआ और 91 में क्या हुआ? संविधान क्या हो गया? पूरी तरह से पारित हो गया। ये कांग्रेस का संविधान बता रहा हूँ। 1896 ईस्वी में क्या हुआ? तो वंदे मातरम का गाना किया गया। तो वंदे मातरम का गाना कब गाया गया या किया गया उसकी ना? तो वंदे मातरम याद रखिए 1896 ईस्वी में। और किसने लिखा था वंदे मातरम? बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट तो देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को दूसरी बार विद्रोह करने पर केस 1909 में किया गया, जिसकी वकालत मोहम्मद अली जिन्ना ने की, जिसे तिलक को 6 साल की सज़ा कहाँ की जेल में काटनी पड़ी थी? तो वर्मा में काटनी पड़ी थी। देख लिखा है महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान अभिनव भारत समाज की। अब इसकी देखिए सीधे यही बोल देता है कि अभिनव भारत समाज जिसकी स्थापना 1904 में हो रही है किसने किया? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ठीक है। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में वीरेंद्र कुमार घोष और जितेंद्र नाथ बनर्जी आदि ने किया। इसी समय ढाका में इस समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो पुलिन दास ने किया था। ठीक है।
यहाँ ये बंगाल के क्रांतिकारियों ने पहली पीढ़ी में होमचंद्र कानूनगो का नाम आता है। इसके द्वारा बम बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? तो याद रखिएगा, मणिकतल्ला में खोला गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस किस कारण चलाया गया था? तो राजधानी परिवर्तन के समय हार्डिंग के फेंके गए बम की योजना के कारण जो दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था। भारत से बाहर देश विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था लंदन में स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी उसी का नाम है, इंडिया हाउस। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में किया गया था। करजन के समय सबसे विवादास्पद कार्य था कि बंगाल का विभाजन करना। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 की गई। 19 जुलाई 1905 की यह योजना प्रभाव में कब से आया? तो 19 जुलाई को ये घोषणा कर दिया और 19 जुलाई के बाद 16 अगस्त को, लगभग 2 महीने बाद जो है ये पूरी तरह से प्रभाव में आ गया। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। पश्चिमी एवं पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल थे? उड़ीसा भी था, बिहार भी था, उसी के अंतर्गत झारखंड भी था। झारखंड भी कहा जा सकता है, उड़ीसा, बिहार और झारखंड भी तो था। करजन ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया, लेकिन उसका वास्तविक कारण क्या था? तो वहाँ पर राष्ट्रीयता जो उभर रही थी उसको दमन करना, उसको बंद करना। बंगाल विभाजन के धर्म के आधार पर किया गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर मुस्लिम बहुलता वाला अलग प्रांत बनाया गया। उसकी राजधानी कहाँ रखी गई? तो याद रखिए, पूर्वी बंगाल की राजधानी रखी गई थी ढाका, जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश की भी राजधानी है ढाका। बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में किस तिथि को शोक दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को, है ना, 16 अगस्त को वो बंगाल के विभाजन का लागू हो जाता है और उसके ठीक 2 महीने बाद 16 अक्टूबर को क्या किया गया? तो मनाया गया, कौन सी मनाया गया? तो मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ब्रिटिश जितने भी माल थे, सामान थे, बहिष्कार किया गया। इसके बाद कुछ कांग्रेस के किस अधिवेशन में उक्त दोनों आंदोलन का समर्थन किया गया? तो बनारस अधिवेशन में। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर ये अब ये कौन कौन जो है कहाँ स्वदेशी आंदोलन का चला रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मुंबई में, पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत ने पंजाब में एवं उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, अजीत सिंह व लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब में चला रहे थे आंदोलन। सर सैयद हैदर राजा दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया। आगे जी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनमत के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। जो दिल्ली दरबार हुई थी, दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 में हुआ था, उस समय इसको रद्द करना पड़ा। अमार सोनार बांग्ला जो है गीत किसने लिखा था? तो 1971 में इसको बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना लिया है और ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे थे अमार सोनार बांग्ला नामक गीत, जिसको आज़ादी के बाद 1971 में जो बांग्लादेश है उसको अपना राष्ट्रीय गान बना लिया है। किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। पहली बार जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किए थे दादा भाई नौरोजी, जस्ट हम लोग पढ़े लो अभी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 1907 ईस्वी में सूरत जो अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष को पद को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया, है ना। उदारवादियों के प्रतिनिधि थे रास बिहारी बोस, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उग्रवादी किससे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने और उदारवादी जो चाहते थे वो रास बिहारी बोस बने, ठीक है। इसके कारण दोनों में बात खटा किया। साथ में ना 1907 में ये लोग साथ नहीं रहे और अलग अलग हो गए सूरत अधिवेशन में। देखिए, साथ में याद रखिए साथ नहीं रहे और सूरत से याद रखिए उन लोगों को सूरत एक दूसरे को पसंद नहीं आया तो सूरत से अलग हो गए। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में किया गया। सूरत में क्या हुआ? एक दूसरे से अलग हो गए। सूरत जो अधिवेशन हुआ था साथ में साथ नहीं रहे। नेक्स्ट, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? तो नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? ढाका में हुई। कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 में। नवाब समीउल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, यानी कि मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्षता हुई थी उसके अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क,
लेकिन जो स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष थे नवाब सलीमुल्लाह। तो याद रखिएगा, जो नवाब सलीमुल्लाह जो हैं ये क्या है, तो संस्थापक अध्यक्ष है। लेकिन प्रथम ऐसे अध्यक्ष बने कौन, वकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। उसकी पूर्ति कब हुई, तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया, उस सुधार के तहत इनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात कह दी गई। मार्ले सुधार जो था, मार्ले मिंटो सुधार 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम में लागू हुआ। इस सुधारों की संकल्पना और निर्माण में किस उग्रवादी नेता के सलाह मशवरे के स्थान पर दिया गया था, तो किस उग्रवादी नेता के सलाह मशवरे को स्थान दिया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, उग्रवादी नेता तो नहीं थे, ये उदारवादी नेता होना चाहिए, यहाँ गलती मेंशन किया है। उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले तो गांधी जी के गुरु जी, तो कहाँ से उग्रवादी हो जाएंगे। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब पारित की गई थी, कब प्रधान मतलब की गई थी, तो 1909 में जो भारत शासन अधिनियम आया पार्लियामेंटो द्वारा, उसके बाद मुसलमानों को अलग परिवर्तन निर्वाचन मंडल की बात कर दी गई। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि उनको अलग अपना वोट इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिनको सिर्फ मुसलमान वोट देंगे, अलग एक तरह से सेपरेट मुस्लिमों के लिए अलग जगह मांगने की बात की गई थी, जो कि अंग्रेजों ने दे दिया। 1907 में जो कांग्रेस पार्टी में दो खेमों में विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता थे कौन से, तो मोतीलाल नेहरू, और गरम दल के नेता जो हो गए बाल गंगाधर तिलक। गरम दल का नेता बाल गंगाधर तिलक जो को अंग्रेज किसका जनक कहा जाता है, अंग्रेज मतलब अंग्रेज कहते हैं ये अशांति के जनक है। ठीक है, अंग्रेजों को मानना था कि अशांति, अंग्रेज किसको अशांति के जनक कहते हैं, सिंपल बात में, तो किनको कहते थे, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, कांग्रेस एक गंदी चीज़ और देशद्रोही संगठन है, किसने कहा था, तो करजन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखिएगा ना, भूखे से भूखे और चटनी चाटने वाला वो सब चीज़ एक ही हो जाएगा, तो भूखे हैं यानी चटर्जी बोले हैं। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो कुछ भी नहीं होगा, लोकमान्य तिलक ने बोला था। तो बोले कि एक तिलक से याद रखिएगा, एक बार आप तिलक लगा कर मंदिर में चले जाएंगे तो उसे थोड़ी होगा। आस्था पूजा ये सब चीज़ें रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, धर्म के प्रति आप लोगों को लीन रहना चाहिए उसमें। तो तिलक वही चीज़ को याद कर लीजिएगा, तिलक मतलब तिलक एक बार लगाने से तो नहीं होगा, डेली डेली लगाना पड़ेगा, डेली हमने भगवान के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। तो कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। तो लाला लाजपत राय बोले थे कि मतलब लाला लाजपत राय बोल रहे थे कि लाज नहीं लग रहा है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और मेला लगा के यहाँ घूम रहे हैं। तो लाज नहीं लग रहा है किसने बोला था, मतलब शिक्षित लोगों का, पढ़े लिखे लोग मेला लगा घूम रहे हैं, इसके भाषण किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने दिया था। उसके बाद कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। तो अश्विनी कुमार जो दत्त थे, अश्विनी कुमार दत्त, और अब कुछ साल पहले ये पिछले सेशन में जो अश्विनी जी थे वो क्या थे, रेल मंत्री थे और बराबर तमाशा करते थे, कभी ये सीट इतना सीट वैकेंसी है, इतना वैकेंसी है, नहीं है, रेलवे का हाल तो जनबे करते हैं। तो याद रखिएगा अश्विनी जी हमेशा से क्या करते रहते हैं, तमाशा करते रहते हैं। जैसे भी याद हो जाए आप लोग याद कर लेना, बस यही चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन ये खूब पूछते रहता है। कांग्रेस एक याचना संस्था है। तो बिपिन चंद्र पाल जो थे वो क्या कर रहे थे कि पाल उड़ा के याचना दिया जा रहा है, पाल उड़ा के हमको पीटा जा रहा है, याचना दिया जा रहा है। तो याचना शब्द प्रयोग किए थे किसने, बिपिन चंद्र पाल। अब ये सब क्या है, ये लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, अपने स्टेटमेंट दे रहे थे। कोई कह रहा था कि कांग्रेस एक याचना का संस्था है, तो किसने बोला था, तो पाल वाले ने बोला था, बिपिन चंद्र पाल। और बोले थे कि कांग्रेस क्या है, तो 3 दिनों का तमाशा है, किसने बोले थे, तो अश्विनी कुमार दत्त। तमाशा कौन लगा कर रखा हुआ रेलवे में, अश्विनी जी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इस तरह याद हो जाता है बेहतर तरीके से। हालांकि जैसे आपको याद हो आप याद कर सकते हो, हमारी जो तरीका मैंने बता दिया। महादेव गोविंद रानडे महाराष्ट्र के सुकारात कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रानडे को यानी MG रानडे को क्या बोला जाता है, MG रानडे को महाराष्ट्र का सुकारात कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये याद रखना हम लोगों को कि मित्र मेला जो है किसने बनाया था, तो BD सावरकर और गणेश सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, बस ये जगह भी ना याद हो ना तो ये जरूर याद रखिएगा। अनुशीलन समिति किसने किया था, तो प्रथम मित्र बारेंद्र घोष और जितेंद्र नाथ बनर्जी। और एक और दूसरी अनुशीलन समिति ढाका में, ये पुलिन दास। अभिनव भारत समाज BD सावरकर, अभिनव भारत समाज किसने किया था, BD सावरकर ने। संदेव माधव समिति अश्विनी कुमार दत्त। भारत माता सोसाइटी, एक सेकेंड आगे आते लो। भारत माता सोसाइटी जो है पंजाब में किसने कर रहा है, तो JM चटर्जी और अजीत सिंह आंबा प्रसाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल।
नौजवान सभा लाहौर में भगत सिंह द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नौजवान सभा को पकड़ लीजिएगा लोग। नौजवान सभा जो है 1926 ईस्वी में लाहौर में हुआ, इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, ठीक है। तो हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में इसकी स्थापना की जा रही है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, इसको भी याद कर लीजिएगा लोग। 1930 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिक आर्मी बंगाल में हो रहा है सूर्य सेन द्वारा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी किसके द्वारा स्थापना की जा रही है, सूर्य सेन द्वारा, और बंगाल में इसकी स्थापना हो रही है। आगे समझते हैं लोग, यहाँ देखेंगे लोग तो देश विदेश में स्थापित भारतीय क्रांतिकारी का संगठन, यानी पूरी दुनिया में जो भारतीय क्रांतिकारी संगठन था उसके बारे में जानेंगे लोग। पहला लिखा हुआ कि इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ये लंदन में इसकी स्थापना हो रही है श्याम कृष्ण वर्मा जी द्वारा। इंडियन हाउस हो इस किनके द्वारा, तो श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा, ये भी लंदन में हो रहा। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस दोनों एक ही था, दोनों एक ही नाम बोला जाता था। एक्चुअली में दोनों अलग अलग दिया है ना, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस एक ही नाम था, ठीक है। और क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंडिया हाउस, और ये जो था किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा। अभिनव भारत वाला क्वेश्चन खूब पूछता है कि अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था, तो बी डी सावरकर ने लंदन में किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये अमेरिका में स्थापना की गई थी, तारकनाथ दास और द्वारकानाथ दास द्वारा। तो दास बंधुओं ने इसकी स्थापना किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। गदर पार्टी की स्थापना खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में था लाला हरदयाल, और फिर ऑप्शन बगल में बी वाला ऑप्शन में लिया था सोहन सिंह भकना, सी में कोई और दिया था, डी में दे दिया था कि इनमें से ए और बी मतलब दोनों, ठीक है। तो याद रखिएगा सोहन सिंह भकना दोनों होंगे। या बीपीएससी में तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो भारी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें तो ये तो नहीं देगा इनमें से दोनों, नीचे दे देगा डी में इनमें से एक से अधिक, और ई में दे देगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो याद रखिएगा लाला हरदयाल मोस्टली लोग याद रहता है, लेकिन ये सोहन सिंह भकना नहीं याद रहता है। तो याद रखिएगा सोहन सिंह भकना भी थे गदर पार्टी की स्थापना में संस्थापक के रूप में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है बर्लिन में जो जनवरी में स्थापना हो रही है, ये लाला हरदयाल और बारिंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया जा रहा है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जो है काबुल में इसकी स्थापना की जा रही है राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो टोक्यो जापान में हुआ रास बिहारी बोस द्वारा। नेक्स्ट अगला पेज में आ जाइए, यहाँ आते हैं। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ कि विनायक दामोदर सावरकर जो है 1899 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जो मेजनी के यंग इटली के आधार पर इसकी नाम जो है में परिवर्तित कर अभिनव भारत कर रख दिया गया। तो जो 1904 ईस्वी में मेजनी के यंग इटली के आधार पर किस नाम की संस्था में परिवर्तन किया गया, तो जो मित्र मेला था इसका नाम जो बदल के क्या रख दिया गया, अभिनव भारत रख दिया गया। ये दिमाग में इनके ख्याल किस तरह से आया, तो जो यंग इटली स्थापना किया था मेजनी द्वारा। यंग इटली की स्थापना कब हुआ था बताइए, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे लोग तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यंग इटली की स्थापना जो 1931 में हुआ था, और एक और संस्था बनाया था मेजनी ने, यंग यूरोप नामक संस्था, जो 1934 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यंग इटली के नाम पर इन्होंने अपना देश का नाम मित्र मेला जो संस्था थी इसका नाम भारत देश के नाम पर यानी अभिनव भारत रख दिया। नेक्स्ट लिखा है कि जे.एम. चटर्जी ने पंजाब में किस संस्था की स्थापना की, जिससे लाला हरदयाल, अजीत सिंह एवं सूफी अम्बा प्रसाद भी शामिल थे। तो भारत माता सोसाइटी। मद्रास में किसके गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की, तो भारत माता समिति की स्थापना किया था नीलकंठ ब्रह्मचारी और बी.सी. अय्यर ने किया था। नेक्स्ट लिखा है कि बी.सी. अय्यर ने तिरुवेली में जिलाधीश की हत्या कर दी थी। बी.सी. अय्यर कहते हैं तिरुवेली में जो जिला न्यायाधीश होता है, जज होता है, उनकी हत्या कर दी थी। अब ये मुजफ्फर वाला कांड वाला क्वेश्चन खूब पूछता है। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जिला जज D.M. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए बम फेंका, लेकिन उनके स्थान पर राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाला मिस्टर जो कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री क्या है, मृत्यु हो गया। इस अपराध के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई 11 मई 1908 ईस्वी को। कब दिया गया, 11 मई 1908 को। और इनको पकड़ लिया गया था स्टेशन पर, पकड़ लिया गया था बोनी स्टेशन पर जहाँ पे थे, वहीं से इनको पकड़ लिया गया। सारी घटना आपको बता चुके हैं, बिहार बोर्ड का जो किताब में बहुत डिटेल से दिया गया था। सारी चीज़ों को मैं बहुत बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाया हूँ। यहाँ जी प्रफुल्ल चाकी क्या हुए कि गिरफ्तारी के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुद को गोली मार लिए। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था उसमें
अलीपुर षड्यंत्र, उसके बाद से मुरारीपुर षड्यंत्र, मणिकोटला बम षड्यंत्र भी कहा जाता है। तो देखिए मुजफ्फर बम कांड को अलीपुर षड्यंत्र भी कहा जाता है, मुरारीपुकुर का षड्यंत्र कहा जाता है, या मणिकोटला बम षड्यंत्र भी कहा जाता है। इसी षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष, बारेंद्र कुमार घोष को पकड़कर मुकदमा चलाया गया। सबूतों के अभाव में और अरविंद कुमार घोष को क्या किया गया, बरी कर दिया गया। एक सेकंड, बरी कर दिया, बरी कर दिया गया? तो अरविंद घोष को निकाल दिया गया, छोड़ दिया गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के चलते अरविंद घोष क्रांतिकारी क्रियाकलाप थी उसे संन्यास ले लिए और अपने एक आश्रम स्थापित किया पांडिचेरी में। अरविंद घोष जो थे ना, अरविंद घोष को इतना पिटा लो जेल में जाके कि उन्होंने क्या किया कि युद्ध जो जितना भी ये क्रांतिकारी आंदोलन से उसे अपना नाता तोड़ दिया और उन्होंने जाके आश्रम बना लिए। कहाँ में? पांडिचेरी में। दिल्ली को कलकत्ता के स्थान पर भारत की नई राजधानी कब बनाया गया? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, जिस डेट को ये बिहार को अलग किया जा रहा है, यानी बंगाल और बिहार अलग बंटवारा हो रहा है, उसी तारीख को दिल्ली में एक नई राजधानी स्थापित की जा रही है। कोलकाता से हटाकर दिल्ली राजधानी भारत की चली जा रही है, उससे पहले यानी कलकत्ता थी। नवंबर 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकरा ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक पोस्ट की स्थापना की। इस संस्था को कालांतर में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो गदर पत्रिका में इसको गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का नाम गदर पार्टी या आंदोलन पड़ गया था। ठीक है, तो गदर पार्टी जो है ना, इसका ओरिजिनल नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, बाद में इसका गदर पार्टी नाम रख देगा। गदर पार्टी के सदस्यों ने पहली बार किस से पद्धति से भारत को आज़ाद कराने की योजना बनाई थी? तो गुरिल्ला पद्धति से। तो गदर पार्टी वाले जो लोग थे वो गुरिल्ला पद्धति अपनाना चाहते थे। गदर पार्टी के किस सदस्य ने भारत आकर 19 फरवरी 1915 को विद्रोह की योजना बनाई, पर भेद खुल जाने के कारण यह योजना असफल रही? रास बिहारी बोस थे, योजना बनाए थे, लेकिन योजना सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो गदर आंदोलनकारी पर प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 291 आरोपियों को मुकदमा चलाया गया। इनमें से कितने को फांसी की सज़ा दी गई? 42 आरोपियों को फांसी की सज़ा मिल गई। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में दिसंबर 1915 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। इसके लिए उन्होंने किस देश का सहयोग लिया था? तो सहयोग लिया था जर्मनी का। नेक्स्ट, कामागाटू मारू जो कनाडा से, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कामागाटू मारू क्या है? तो एक जहाज़ था जो कनाडा में भारतीय के प्रवेश से संबंधित विवाद था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। यह प्रकरण किस वर्ष में घटित हुआ? तो 1914 ईस्वी में। मतलब कि जो दूसरे देश से फिर कनाडा पहुँचे भारतीय व्यक्ति, लेकिन भारत से ना आके वो किसी और देश से घूम के आ रहे हैं, तो उसको कनाडा जो है एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम तथा नरम दल को फिर एक साथ लाया गया? तो 1916 वाला जो अधिवेशन था, जिसमें एनी बेसेंट के सहयोग से इन सबको एक कर दिया गया। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ। दोनों द्वारा नियुक्त समितियों को एक संयुक्त योजना बनाई गई, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस लीग योजना बोला जाता है। तो यानी लखनऊ पैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांग्रेस लीग योजना। नेक्स्ट लिखा है, कांग्रेस लीग योजना के सभी सिद्धांत तथा संवैधानिक प्रावधान 1919 ईस्वी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में शामिल किए गए। इसका मदन मोहन मालवीय समेत कई वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध किया। यह सुधार देश के कैसे घातक सिद्ध हुआ था? क्योंकि यह सुधार जो है ना, क्योंकि सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का आधारित था, इसीलिए, मतलब संप्रदाय बंटवारे का आधारित था, इसीलिए ये नुकसानदेह शामिल हुआ। आगे जी, इस साइड देखा जाए तो क्या दिया गया है? हेनरी डेरोजियो हमारी जाति के पिता, इनको कहा गया। हेनरी डेरोजियो क्या कहा गया? हमारी जाति के पिता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय ग्लैंगस्टन बोला गया। अरविंद घोष को महर्षि बोला गया। नौ गोपाल मित्र को नेशनल मित्र कहा गया। CF एंड्रजू को दीन बंधु कहा गया। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा गया। इधर की दीन बंधु और देश बंधु में दोनों अंतर है, जानबूझ के कन्फ्यूजन आने के लिए दे देगा। दीन बंधु निम्न में से किसे कहा जाता है? और आप मार दीजिएगा CR दास। तो दीन बंधु बोला गया किसको? CF एंड्रजू को, ठीक है। और चित्तरंजन दास को क्या बोला गया? देश बंधु। पंजाब केसरी किसे बोला जाता है? तो लाला लाजपत राय को, लाला जी को। उसके बाद बम्बई की त्रिमूर्ति महता, तेलंगाना और तैयब जी को। बाल लाल पाल तो मालूम है, बाल गंगाधर तिलक के, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। लोकमान्य किसे बोलते हैं? तो गंगाधर तिलक को। बाघा जतीन जतेंद्र नाथ बाघा जतीन से याद रखिएगा, जतीन नाथ मुखर्जी थे। ना मोहनदास करमचंद्र गांधी, तो करमचंद्र महात्मा गांधी
वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक्चुअली उनको महात्मा बोले थे और राष्ट्रपिता बोले थे सुभाष चंद्र बोस ने। बापू और वन मैन बाउंड्री जो है ये बोला था लॉर्ड माउंटबेटन ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब जब देश बंटवारा हो रहा था ना तो देश बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रहा था, वहाँ पर ये अकेले जाके सबको शांत कराए थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन बोला था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, है ना। बापू और वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला था किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। मोहम्मद अली जिन्ना, इसको कायदे आजम गांधी जी बोलते थे, है ना, कायदे आजम बोलते थे किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार की उपाधि मिला उनको, बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था, लौह पुरुष इनको कहा जाता था, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था। राजेंद्र बाबू के देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद जो है देश रत्न इनको कहा गया गांधी जी द्वारा। अजात शत्रु भी कहा जाता था इनको। अजात शत्रु किसे कहा जाता था? याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। ईश्वी रामास्वामी नैयर को पेरियार भी कहा जाता है। मूल शंकर को स्वामी दयानंद कहा जाता है। मूल शंकर जो स्वामी दयानंद जी थे ना, उनका पुराना नाम मूल शंकर था। उसके बाद से रामकृष्ण परमहंस गंगाधर भट्टाचार्य को। नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद का ही दूसरा नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा। उसके बाद सुरजनी नायडू भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला किसने मतलब किन्हें कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, हिटलर ने कहा था, और देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खां भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। नौरंग राय को स्वामी सहजानंद जो थे उनको नौरंग राय भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामाना कहा जाता है। राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी। सत्यमूर्ति दक्षिण का अग्निबम। टी प्रकाशम आंध्र केसरी। अंबिका गिरी राय चौधरी असम केसरी। राजा राममोहन राय, जो राजा को उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। धोधू पंत नाना साहब को। करजन ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब। लॉर्ड लिटन ओवन मेरेडिथ। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि। धनपत राय प्रेमचंद्र। लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी। जगजीवन राम बाबूजी। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति। ये सारी चीज़ें इनके नाम से प्रचलित है ना। आ गया जी। अब इस साइड देखते हैं लोग क्या लिखा है, यहाँ शुरू करते हैं लोग। आइए आगे चलते हैं लोग। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को की गई। तिलक ने 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने 25 दिसंबर 1916 में अपनी लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो तिलक द्वारा बेलगांव में किया गया था, याद रखिएगा। तो देखिए तिलक और बाल गंगाधर तिलक जो थे और उनके साथ साथ एनी बेसेंट, ये दोनों थे भारत में क्या किए थे? होम रूल लीग की स्थापना किए थे। मतलब क्या है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने क्या किया? होम रूल लीग की स्थापना किया। बस दोनों का जगह अलग अलग था। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बेलगांव में क्या किए? इसकी स्थापना करते। किसकी? होम रूल लीग की स्थापना। आगे जी, बेलगांव यानी पुणे में। नेक्स्ट लिखा है कि होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार मुख्यतः किन समाचार पत्रों के माध्यम से होता था? तो कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। जो न्यू इंडिया था, ये न्यू इंडिया की स्थापना जो थी एनी बेसेंट के द्वारा, और मराठा व केसरी जो है तिलक द्वारा। ये सब जानते हैं। तो मराठा और केसरी पत्रकार जो है वो तिलक द्वारा था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट द्वारा था। इन पत्रिकाओं के माध्यम से ये अपने अपने होम रूल की प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसकी घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग की अखिल भारतीय स्वरूप एनी बेसेंट ने प्रदान किया। 1917 में बेसेंट के लीग के सदस्यों की संख्या 27,000 थी। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी जैसे नेताओं ने भी बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले किस संस्था का प्रवेश वर्जित था? तो गोपाल कृष्ण गोखले की किस संस्था में प्रवेश वर्जित था? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में गोपाल कृष्ण गोखले की इस संस्था में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड के समय नवंबर 1917 में भारत आए और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित संवैधानिक सुधारों की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की।
जिसको मॉन्टेस्क्यू घोषणा या अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा किस वर्ष आया? तो 1917 में आया। यहाँ डेट ही मेंशन कर दिया कि 1917 में आया, तो फिर दोबारा पूछने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा सही से नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कालांतर में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार बना। इसको किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का। देखिए, मार्लेमेंटो सुधार जो होता है वो 1909 को माना जाता है, और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड बोलेगा तो 1919 हो जाएगा। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हुआ। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेस्क्यू सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग एक संघ की स्थापना की। यह संघ था अखिल भारतीय उदारवादी संघ। 1918 की विद्रोही समिति की रिपोर्ट में भारत में आतंकवाद प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत में चित्पावन ब्राह्मणों को आतंकवाद प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 46 वर्ष की, यहाँ याद रखिएगा 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। यहाँ पर उन्होंने किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। आए कब? 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा गांधी जी को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो केसर-ई-हिंद का गांधी जी द्वारा दिया गया था सम्मान। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम किस नदी के तट में है? तो साबरमती के ही नदी तट है। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिससे जब चाहे मुकदमा कर पकड़ सकता था, जेल में डाल सकता था, बिना वकील बिना दलील का ये कानून था। ये कब आया था? तो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ 20 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी क्या हुआ? हड़ताल हुआ। 9 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े नेता किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने फरवरी 1919 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्याग्रह लीग की स्थापना की थी फरवरी 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में के बाग में जनरल ओडायर ने यहाँ उपस्थित लोगों के बिना किसी सूचना के गोलियां चलवाई, जिसके करीब 1000 से लोग ज़्यादा मारे गए। यहाँ पर लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और 10 अप्रैल के जुलूस पर हुई गोलीबारी के विरुद्ध में खड़े हुए थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना केसर-ई-हिंद पदक सरकार को वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। इसका मतलब है कि नाइटहुड की उपाधि मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को और केसर-ई-हिंद की उपाधि मिला था गांधी जी को, और दोनों ने क्या किया? अपनी उपाधि को लौटा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अब यहाँ आता है राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। देखिए, तीसरा जो चरण है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2 चरण देखिए, दोनों चरण के बाद ये तीसरा चरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस तीसरे चरण को जानना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन लग रहा है कि हमको 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से चिपक जाएंगे आपके एग्जाम में। अब इसमें देखेंगे तीसरे चरण में, तो गांधी युग पूरा तीसरा चरण से डिपेंडेंट है। गांधी युग, गांधी जी एंट्री मार दिए, अब पूरा संभालेंगे गांधी जी। गांधी जी को बापू, राष्ट्रपिता उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। बापू कौन बोला था, राष्ट्रपिता कौन बोला था, सारी चीज़ आप समझ गए। उपाधियों से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी, महात्मा किसने बोला था ये भी बता दिए। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से लेकर 48 तक छाए रहे। इस इतिहास के इस काल को गांधी युग कहा जाता है। नेक्स्ट, जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। यहाँ उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। 1916 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद के पास आश्रम में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है। बिहार में चंपारण में महात्मा गांधी की अगुवाई हुआ और चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक आंदोलन बना। तो चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक आंदोलन था, याद रखिएगा। ठीक है, क्या था? नागरिक आंदोलन था। यह किस वर्ष हुआ? तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट, जुलाई 1917 में चंपारण आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे? तो चंपारण एग्रीयन कमेटी, जो कि रांची में गए थे, कहानी आपको बताए थे। तो वहाँ रांची जब गए थे तो वहाँ पर जाने के बाद ये चंपारण एग्रीयन कमेटी की संस्था की स्थापना किया था, जिसके तहत क्या है 25% जो था हिस्सा जो है लौटाना पड़ा, और जो धन था, जो टैक्स लेता था, अवैध रूप से जो वसूली करता था लोग, नील के जो मालिक थे, नील बागान के मालिक, उनको 25% क्या पड़ा? लौटाना पड़ा। फिर उसके बाद से चंपारण एग्रीयन अधिनियम पारित किया गया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार लाया गया। कब पारित हुआ? 1918 में। गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूर और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप
हस्तक्षेप कर मजदूरों की मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि कराई, तो 35% वृद्धि कराई उनके वेतन में। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी 1918 से गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करना शुरू किया। तो गुजरात के में क्या था, तो खेड़ा सत्याग्रह। जालियांवाला हत्याकांड 1919 में जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था, हंटर आयोग के लिए। हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए कौन सा बिल पास कर दिया था, तो इंडेमनिटी बिल पास कर दिया था, इंडेमनिटी। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति गठन किया गया। समिति के सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, सी आर दास और तैयब जी जयकर शामिल थे। इसके अध्यक्ष कौन था, तो मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किए गए आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिम के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। किस आंदोलन में, तो खिलाफत आंदोलन में, ताकि मुस्लिम इनको सपोर्ट करने लगा, हिंदू भी सपोर्ट करने लगे और सबको मिलकर क्या करेगा लोग, अंग्रेजों को मार के भगाया जाएगा एटलीस्ट। आगे जी, आगे जी, दिल्ली में 2024 सॉरी 2024 बोल रहा 24 नवंबर 1919 को आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता गांधी जी को प्रदान की गई। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ था, सितंबर 1919 में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकताओं में हो तो बाहर स्वराज्य का लक्ष्य की घोषणा कांग्रेस की किस अधिवेशन में हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। मतलब क्या कि जो असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य पूरा किया गया था ना, वहाँ पर प्रस्ताव पास कर दिए गए, तो वो था नागपुर के अधिवेशन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा की, तो गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 में किया गया। असहयोग आंदोलन में मतलब मेन मुद्दा क्या था, तो सरकारी उपाधियों को इन्होंने अंत कर दिया। सरकारी उपाधि मतलब लौटा दिए, उसके बाद से सरकारी स्कूल को बहिष्कार किए, कागज अदालतें, बहुत सारी चीज़ों को क्या किया उन्होंने बहिष्कार किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1921 ईस्वी में किस फंड की स्थापना की, जिससे 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपये जमा हो गया था, तो तिलक स्वराज फंड। देखिए, तिलक स्वराज फंड बनाया गया था किस लिए, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, और 6 महीने के अंदर में 1 करोड़ रुपये जमा हो गया था। उस समय के लिए 1 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आ गया जी, वो पहले नेता कौन थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए, तो सबसे पहले जो गिरफ्तार होने था वो थे मोहम्मद अली। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किस आंदोलन को चलाने की योजना बने, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए योजना बनी। दिसंबर 1921 में सविनय अवज्ञा आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किस आंदोलन को चलाने की योजना बनाई गई। 1921 में अहमदाबाद में नहीं, 31 में होना चाहिए, दिसंबर 1931 में। कह रहा है किस घटना के असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, तो जो चोरी चोरा वाला घटना हुआ था कहाँ पे, ये गोरखपुर में, उसके बाद से ये पूरी तरह से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए गांधी जी 12 फरवरी को। किधर गया, नेक्स्ट लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन के स्थगन को अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में क्या कहा है, राष्ट्रीय विपत्ति। जो वापस ले लिए गांधी जी, तो इसको राष्ट्रीय विपत्ति नाम से डिनोट किए हैं सुभाष चंद्र बोस। इसमें हम लोग 2 चीज़ें याद करना है, द इंडियन स्ट्रगल किसी किताब है, तो सुभाष चंद्र बोस की है। इंडियन स्ट्रगल किसी किताब है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की किताब है। और इसमें जो है, जो गांधी जी वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को, तो राष्ट्रीय विपत्ति नाम से डिनोट करते हैं। गांधी जी को मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार कर 6 वर्ष में कड़े कारावास में रखा गया, पर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुए कब रिहा कर दिया गया, तो 5 फरवरी 1924 में ये रिहा हो गए। 1 जनवरी 1933 को कांग्रेस के खिलाफ चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विट्ठल पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में एक नई पार्टी स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर ली। शीघ्र डोमिनियन स्टेट प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता हासिल करने और विधानमंडल में पहुंचकर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के लिए के उद्देश्य से गठित स्वराज्य पार्टी का अध्यक्ष और सचिवालय को किसको बनाया गया, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू को। सितंबर 1923 ईस्वी में विशेष अधिवेशन के स्वराज्य दल को
तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को चुनाव लड़ने और मतदान की अनुमति मिल गई थी? तो कांकीनाडा अधिवेशन में। 1923 ईस्वी में हुई चुनाव में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत और बंगाल, उत्तर प्रदेश और बम्बई में अच्छी खासी सीटें मिली। केंद्रीय विधानमंडल में उन्हें 101 में से कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 42 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन यानी स्वराज पार्टी के नेता पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने किया। और महात्मा गांधी ने सबको बोला, स्वराज पार्टी को बोला कि हमारे साथ आके वापस मिल जाइए। आ गया जी। 1925 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने अपने किस नेता को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने के में सफल हुआ? तो विट्ठल भाई पटेल को। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन बने थे? तो विट्ठल भाई पटेल बने थे। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु और अगले चुनाव में पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिलने के कारण स्वराज पार्टी कब अंत हो गया? तो 1926 में अंत हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया डकैती कर के विरोध में वर्षाड आंदोलन चलाया गया। इसका नेतृत्व कौन करते? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, डकैती कर के विरोध में वर्षाड आंदोलन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाईकोम सत्याग्रह 1924-25 में केरल के त्रावणकोर राज्य में एझवा के मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया गया। इसका नेतृत्व कौन करते थे? टी के माधवन, केलपक्कड़ और केपी केशव मेनन। अक्टूबर 1924 में कानपुर के क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना। इसके संस्थापक सदस्य कौन है? तो सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद थे। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को रेलवे में लखनऊ सहारनपुर इलाके में 8 ट्रेन डकैती डालकर सरकारी खजाने लूट लिया गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड, अब इसका नाम बदल दिया गया, काकोरी कांड को नहीं, काकोरी षड्यंत्र नाम रखा गया, काकोरी एक्शन रखा गया। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद लिखा है कि नेक्स्ट लिखा हुआ भगत सिंह बटुकेश्वर 10 को गिरफ्तार कर उन्हें असेंबली में बम फेंकने तथा कुछ अन्य षड्यंत्रों में नाम जोड़कर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। तो लाहौर षड्यंत्र में इनका नाम दर्ज करके इनको केस पर ठोक दिया गया। बंगाल में है ना, मतलब बहुत सारे केस ठोक दिया गया, इन पे लाद दिया गया ज़बरदस्ती। भगत सिंह पे लाहौर षड्यंत्र केस लाद दिया गया। बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गया था? तो बंगाल में इंडियन आर्मी की स्थापना जो है सूर्य सेन द्वारा किया गया था। 19 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए इस घोषणा पत्र जारी किया। उसमें कहा कि शस्त्रगारों पर हमला बोलने की बात की गई थी। चटगांव और वरिंसल और मेमन सिंह तथा सरकारी शस्त्रगारों पर। नेक्स्ट आते हैं लोग, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को किस तिथि को फांसी दी गई? 12 जनवरी 1934 को। दिसंबर 1931 में सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिल में प्रसिद्ध जिलाधिकारी की हत्या कर दी। इससे युवती द्वारा फरवरी 1932 में दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई बीमा दास द्वारा। क्रांति की लहर पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आज जा सकती है, ये किसने कहा था? क्रांति की जो तलवार पर धार वैचारिक रूप पर रगड़ने से ही आ जाती है, ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा, भगत सिंह ने। उसके बाद सर साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग है, जिसमें 7 सदस्य थे। इलाहाबाद के संपन्न एक सर्वदलीय बैठक में आयोग में भारतीय को नियुक्त न किए जाने के कारण बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। तो साइमन कमीशन भारत को पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत के किस नेता को लाठी से मार दिया गया? तो लाला लाजपत राय को। देसी रियासत के राजकुमारों की सर्वोच्च शक्तियों और उसके बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता 1927 ईस्वी में एक समिति बनाई गई थी? तो सर हरकोड बटलर की बनाई गई थी। नेक्स्ट है जी, पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो कब किया गया? तो 28 अगस्त 1988 को पूर्ण स्वराज, यानी पहले था डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। उसके बाद 14 सूत्री कार्यक्रम भी हुआ।
28 मार्च 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट ये आगे समझ गए लोग, ये जो देख रहे थे हम लोग अभी कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर कब दिल्ली में 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। तो 28 मार्च 1929 को। देखिए जिन्ना जो था ना 14 सूत्र दिया था। आगे जी, नेहरू रिपोर्ट को समर्थन देने को मुद्दे को लेकर खलीकुज्जाम तथा डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम ने मुस्लिम पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई, जिसका नाम खान अब्दुल गफ़ार खान ने भी किया था ना, जिसका खान अब्दुल गफ़ार खान ने भी इस पार्टी का गठन में मतलब मदद किया था। तो नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी, तो नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी का सपोर्ट करने लगे ये नेहरू रिपोर्ट को, क्योंकि वो देखिए जिन्ना का शुरू में सपोर्टर था, लेकिन बाद में उनको लगने लगा कि जिन्ना जो है ना वो देश की नहीं पूरी तरह से एक हिंदू मुस्लिम लड़वाना चाहता है। तो समझ आया, तो उन्होंने इससे हट के अलग हो गए। कांग्रेस द्वारा देश के लिए पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित थे कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया गया। किस तिथि को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया, तो 26 जनवरी 1930 को कहा गया। यही वजह है कि जो देश आज़ाद हुआ, संविधान बन गया तो हम लोग को 26 नवंबर 1949 में, लेकिन उसके 2 महीना रुका गया और 2 से 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, क्योंकि वो दिन ऐतिहासिक हो जाए इसीलिए, क्योंकि उसी दिन क्या किया गया था, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने किस तिथि को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को। देखिए 12 मार्च से शुरू किए थे और 6 अप्रैल को पहुँचे थे। कुल उनको जाने में लगा था कितना दिन, 24 दिन। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा आप लोग। तो गांधी जी लाए थे 11 सूत्री और जिन्ना लाया था 14 सूत्री। उसके बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप में नमक सत्याग्रह को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से की गई थी, तो साबरमती आश्रम से की गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में किसने लिखा था, महात्मा जी दांडी मार्च की तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च, है ना, इसकी तुलना किया। महात्मा जी की दांडी मार्च की तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन की पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है। तो जो नेपोलियन का पेरिस मार्च था, मुसोलिनी का रोम मार्च था। ठीक है, इससे तुलना की जाती है गांधी जी के ये दांडी मार्च। गांधी जी का दांडी मार्च किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना की थी नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। किसकी, महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च था ये तुलना की थे सुभाष चंद्र बोस जी। अगला देखेंगे, तमिलनाडु के सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 ईस्वी में तिरुचेनगोड आश्रम में तिरुचारापल्ली नमक यात्रा की। मालाबार और उड़ीसा के क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो मालाबार में जो थे वो केलप्पड़ और उड़ीसा साइड में गोपचंद्र बंधु चौधरी थे। नेक्स्ट, असम के लोग सिलहट से चलकर बंगाल के किस समुद्र तट पर नमक सत्याग्रह किया, नोआखली समुद्र तट, है ना। किस राज्य में नमक सत्याग्रह के केंद्रीय रूप में शिविरम स्थापित किए गए, आंध्र प्रदेश में। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, तो पश्चिम उत्तर साइड में यानी पाकिस्तान साइड में खान अब्दुल गफ्फार खान के सपोर्ट में थे, उनके साथ मिलकर। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में 1929 ईस्वी में संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है लाल कुर्ती। तो याद रखिएगा लाल कुर्ती किसका संगठन है, खान अब्दुल गफ्फार खान का। और एक और नाम से प्रसिद्ध था खुदाई खिदमतदार। तो खुदाई खिदमतदार बोले, लाल कुर्ती बोले, ये सब किनसे संबंधित है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा था। सीमांत गांधी के आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट के किस हवलदार मेजर को दोषी मानते हुए उसका कोर्ट मार्शल किया गया, तो चंद्र सिंह गढ़वाली को। 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को धरसना में सरकारी भंडार पर नमक बनाने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू ने किया। जब गांधी जी को पकड़ लिया गया तो अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू ने इससे आंदोलन को जारी रखा, कंटिन्यू रखा।
नेक्स्ट देखेंगे तो जून 1930 ईस्वी में कांग्रेस और उसके संबंध संगठनों और गैर कानूनी घोषित करते हुए किन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को। 1930 ईस्वी में सविनय आंदोलन के समय ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों ने गांधी जी को किस संघर्ष में भी शोभित किया? तो मलंग बाबा कहा था। किसने कहा था? तो याद रखिए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के कबालियों तो याद रखिए मलंग बाबा किसने बोला था गांधी जी को? तो कबालियों ने बोला था। नेक्स्ट लिखा हुआ कि सविनय आंदोलन की प्रचंडता को देखते हुए लॉर्ड जो वायसराय इरविन जो था वो किसकी मध्यस्थता में 1931 ईस्वी में गांधी जी को समझौता किया? तो तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर की मध्यस्थता से वो इन लोगों में क्या हुआ? मध्यस्थता हुआ या कंप्रोमाइज़ हुआ। नेक्स्ट लिखा है महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को कब हो रहा है? 5 मार्च 1931 को समझौता हो रहा है। इसे गांधी इरविन समझौता कहा था और ये क्वेश्चन खूब पूछता है। गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली समझौता, इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 की समझौता सब एक ही हो गया। गांधी इरविन समझौता के अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया, लेकिन किन दो प्रसिद्ध नेताओं ने यह कहकर आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात से भटक गए गांधी जी। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी नहीं रुकवा सके, इसलिए उनको कांग्रेस के राष्ट्रवादी एवं वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जाते समय उन्हें काले झंडे दिखाए गए? तो कराची अधिवेशन जो जा रहे थे 1931 के, तो उसमें लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए इसलिए क्योंकि ये भगत सिंह को नहीं बचा पाए, राजगुरु को नहीं बचा पाए और सुखदेव को नहीं बचा पाए। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो काले झंडे इनको दिखाए गए थे कौन? कराची अधिवेशन, याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को से लेकर 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। इसमें 89 सदस्य में से 76 भारतीय थे। इस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन कर रहा था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड जो है वो प्रधानमंत्री था, वो कर रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल 76 भारतीयों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली शामिल थे। यानी भीमराव अम्बेडकर थे, तेज बहादुर सप्रू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे और मोहम्मद अली भी शामिल थे। ये सब लोग शामिल थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस पर प्रथम सम्मेलन में कोई नहीं गया था। दूसरे सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। देखिए, पहला 30 में हुआ, उसके बाद 31 में हुआ। 31 में जो भाग लेने गए गांधी जी, जब समझौता हो गया इरविन से, तब उसके बाद से 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी दूसरे सम्मेलन में खाली हाथ लौट आए। उसके बाद मजबूत होकर उन्होंने दूसरी बार सविनय आंदोलन की घोषणा की। इसका प्रारंभ किया 3 जनवरी 1932 को। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से भाग लेने के लिए बम्बई तट से किस जहाज़ पर बैठकर गए थे? तो याद रखिएगा राजपुताना जहाज़ से गए थे। यार कौन जहाज़ से? तो राजपुताना जहाज़ से बैठ गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू तथा एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। तो क्या किया था? भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया भैया? तो मदन मोहन मालवीय ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। इस तिथि को बिना किसी निर्णय के यह सम्मेलन समाप्त हो गया, है ना। तीसरा जो सम्मेलन हुआ 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हो गया। सविनय आंदोलन के दूसरी बार शुरू होने के बाद अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गांधी जी और सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 को लोगों को जेल में भर दिया। लोगों ने आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देकर गांधी जी ने इस आंदोलन को कब स्थगित कर दिया? तो 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने इसके निर्णय की आलोचना की और 13 वर्ष से मेहनत की। और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्ष से मेहनत तथा कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। फलस्वरूप गांधी जी कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से अलग हो गए। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जारी सांप्रदायिकता पंचाट द्वारा मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, उसके बाद से आंग्ल भारतीयों, महिलाओं, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। केवल प्रांतीय विधानमंडल में लागू थी। यह पंचाट किसने लागू किया था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री जो था वो सोचा अब भारत में सांप्रदायिकता वाला कार्ड खेलते हैं, मतलब कि अब हिंदू मुस्लिम लड़ाना शुरू करते हैं। हालांकि पहले ही से इन्होंने यहाँ पर बीज बो दिया था। सांप्रदायिकता निर्णय और विशेषकर दलित जाति के हिंदुओं को स्वर्ण हिंदू से अलग करने के लिए एक पृथक प्रतिनिधि प्रदान करने के विरुद्ध में किस जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था?
ठीक है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पूना में। मतलब उनको जब मालूम चला कि मुसलमानों के लिए तो अलग कर ही दिया, हिंदू मुस्लिम तो करा ही रहे रेमजे मैकडोनाल्ड, अब जो है ना दलित और मतलब स्वर्ण जाति और दलित जाति के बीच में भी बंटवारा करना चाहता है। इसी चक्कर में अड़े हुए थे कौन, भीमराव अम्बेडकर साहब, कि हम दलितों के लिए भी एक अलग देश दिया जाए, और रेमजे मैकडोनाल्ड जो है यही चाहता था। लेकिन गांधी जी क्या किए, आमरस अनशन बढ़ गए, यानी कि भूखे प्यासे बढ़ गए ना। 20 सितंबर 1932 को ये आमरस शुरू कर दिए यरवदा जेल पूना में, जिसकी वजह से भीमराव अम्बेडकर को है ना क्या हुआ, जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। गांधी जी का स्वास्थ्य गिरावट का होने के कारण मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी गोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसके तो कब हो रहा है 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 26 सितंबर 1932 को क्या हो रहा है, पूना पैक्ट हो रहा है, जिसके तहत अम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधि की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यह पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1932 को। नाम क्या था, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के तहत जो दलितों का है सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, और दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितने प्रतिशत में वृद्धि की गई, 18% वृद्धि किया गया। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग करके हरिजन उत्थान में से कब जोड़ दिया, तो 1934 में हरिजन उत्थान से जोड़ दिया। 19 सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई। इसमें साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित किया गया, जिसका नाम रखा गया हरिजन। गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था ना, क्या नाम दिया था, हरिजन नाम दिया था। और 7 नवंबर 1933 को वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की, 20,000 किलोमीटर की देशव्यापी यात्रा की। यह यात्रा कब समाप्त हुई, तो 29 जुलाई 1934 को। वर्मा को भारत से पृथक करने, अदन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण को मुक्त करने करार को मध्य प्रांत में शामिल करने, 2 नए प्रांत उड़ीसा और बिहार का निर्माण किया। किस अधिनियम के तहत ये लिया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया, चाइना को अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जनवरी फरवरी 1937 से में हुई प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में प्रतिद्वंदी दलों को हराते हुए कांग्रेस में कौन से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त की, मद्रास, संयुक्त राष्ट्र और मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूरी तरह से सीटें जीत गई। नेक्स्ट है जी, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया पटना में। कांग्रेस समाजवादी, और इसको आप लोग याद कर लीजिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में कहाँ आयोजित हुआ, तो 1934 में आयोजित हुआ था, पटना में आयोजित हुआ था। ठीक है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। उसके बाद लिखा है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय जो लिनथगो जो था, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करने का जो निर्णय ले लिया और आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने किस तारीख को प्रांतीय सरकारों से क्या किया, इस्तीफा दे दिया, 15 नवंबर 1939 को। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र पर 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग था और भीमराव अम्बेडकर द्वारा, मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर द्वारा क्या किया गया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग को तो आपको पता ही होगा, लेकिन भीमराव अम्बेडकर आप लोग नहीं जानते होंगे। तो मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर द्वारा क्या बनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। कांग्रेस के मुक्ति दिवस मनाया गया कि कांग्रेस हमें मुक्ति मिल गया। उसके बाद से पट्टाभी सीतारमैया को आप जानबे करते थे, सुभाष चंद्र बोस का वजह से वो नहीं बन पाए, गांधी जी खिसिया गए। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा सहमति राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई, जवाहरलाल नेहरू को। सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने उस स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बनाया गया। आगे सुभाष चंद्र बोस अप्रैल 1939 में किस नई पार्टी का गठन किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का। भारत में छोटी बड़ी लगभग 852 रियासतें थी, जिसमें भारत में कुल जनसंख्या की 1/3 जनता की निवास करती थी। सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, और सबसे छोटी रियासत जो थी उसका नाम था बिलवारी। कौन सी, बिलवारी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में मार्च 1940 में आयोजित कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में किसके नेतृत्व में व्यक्तिगत संविदा अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग व्यक्तिगत संविदा अवज्ञा आंदोलन चलेगा, जो हर कोई मतलब लड़ेगा। संविदा अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया और 17 अक्टूबर
1970 ईस्वी में पनवार में सत्याग्रह शुरू किए गए। दूसरे सत्याग्रही के रूप में किन्हें चयन किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को चयन किया गया था। उसका देखेंगे तो सोयना के आंदोलन में गाँव में जा जाकर चिल्लाने का आह्वान करते थे, इसलिए इस आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना गया था? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया। आ गया जी। जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है कि वह दरवाजे में बड़ी जंग लगी कील की तरह अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट से संबंधित ये शब्द किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1930 ईस्वी में लीग की इलाहाबाद अधिवेशन में किसके सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम देश की स्थापना की बात कही, जो इन विचारों का प्रवर्तक बनता है? तो मोहम्मद इकबाल का पृथक निवासी की मांग किया। 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली द्वारा कैम्ब्रिज पैम्फलेट नामक एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया गया। इस परिकल्पना पाकिस्तान में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो पंजाब था, उत्तर पश्चिम प्रांत था, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान आदि क्षेत्र था। ठीक है, आगे जी। आगे लिखा है कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की बात की गई? तो लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है जी। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम से भविष्य तिथि में भुनाने वाला चेक यानी आउटडेटेड जो चेक कहा, किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कहाँ आयोजित कांग्रेस से कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाने का स्वीकृति दिया? तो वर्धा में। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टंक के मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का स्वीकृति किया गया। गांधी जी ने इससे बैठक में कौन से नारे दिए थे? तो आज़ादी से कम कुछ नहीं तथा करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है और किस तारीख को गांधी जी ने आह्वान व पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में आरंभ हुआ था। ब्रिटिश सरकार रात को 12 बजे किस ऑपरेशन के तहत सबको नेता को पकड़ लिया? तो ऑपरेशन जीरो के तहत। आ गया जी। आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में। खूब क्वेश्चन पूछता है। गांधी जी को रखा गया आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में, अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया, जहाँ से वो दीवार फन कर भाग गए और बाहर जाके और ये आंदोलन का मदद करने लगे। नेक्स्ट है जी, कहाँ गया? आ गया जी, यहाँ मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित कौन सा मैदान अगस्त क्रांति के नाम जाता है? तो ग्वालियर टैंक है मुंबई का जो है। प्रमुख नेता जेल चले जाने के बाद 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक के मैदान पर तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति प्रदान दी। अरुणा आसफ अली, याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली जो थे उन्होंने क्या किया कि ये सब नेता जब पकड़ा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, खुद से ये बेड़ा उठाया और इस आंदोलन को चलाना शुरू किया, क्योंकि ये आंदोलन का नाम रखा गया था व्यक्तिगत आंदोलन, यानी हर कोई इस आंदोलन को चलाए। उसके बाद रेडियो को जो संचालन कर रही थी वो थी कौन थी? तो उषा मेहता। क्या थी? याद रखिए, उषा मेहता। आ गया जी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो चुका था और समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। पहली समानांतर सरकार जो है बलिया के चीतू पांडे ने के नेतृत्व में हो चुका था। मतलब बलिया जो था ना, बाली बगिया सबसे पहले ही बना। क्या किया? अभी हल्ला हुआ तभी का किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। बिहार के तिरहुत प्रखंड में 2 सप्ताह तक कोई सरकार नहीं थी। बिहार के किस जिले में को कुख्यात घोषित कर दिया गया था? तो सारण जिले को कुख्यात घोषित कर दिया था। महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सर्वाधिक दीर्घ जीवी साबित हुआ। इस सरकार के प्रमुख नेता थे नाना पाटिल और बाईसी चौहान। सरकार द्वैधात्मक कार्रवाई इस आंदोलन को दबा दिया और 1942 के अंत में 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया और कई हज़ार लोगों को गांधी जी को बीमारी के आधार पर जेल से रिहा किया गया। 6 मई 1940 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। आगे जी, नेक्स्ट देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में इंडियन लीजल की
और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास यानी चित्तरंजन दास। जर्मनी में चांसलर के हिटलर से कौन सी उपाधि मिला? तो जर्मनी के चांसलर जो हिटलर था वो इनको नेताजी बोला। रास बिहारी बोस द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कहाँ आयोजित सम्मेलन में हुआ? तो टोक्यो में। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर में सैनिक का आह्वान करते हुए कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कहाँ बोले थे? सिंगापुर में। जापानी सेना के सहयोग के द्वारा आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह अधिकार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। नेक्स्ट आजी, कायदे आजम किसे बोला जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता था, गांधी जी बोलते थे। नेक्स्ट आगे जी, यहाँ पे देखिए, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में 1946 में कांग्रेस और 100 गैर मुस्लिम सीटों के मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों पर विजय प्राप्त की, परंतु मुस्लिम लीग केवल 2 ही प्रांत पर सरकार बना सकी। ये 2 प्रांत बंगाल और सिंध थे। मतलब मुस्लिम लीग ज़्यादा जीत भी नहीं पा रही थी। असम, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी ने सरकार बनाई? तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई बिहार वगैरह में। आगे जी, कैबिनेट मिशन किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की किस से मांग को अस्वीकार कर यह सिफारिश की कि भारत में एक राज्य की स्थापना की जाए जिसे ब्रिटिश भारत तथा दोषी राज्य सम्मिलित होंगे। पाकिस्तान की मांग की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट चैप्टर जो बच गया इसको देख लेंगे। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कांग्रेस की भूला भाई जीवनजी देसाई और मुस्लिम लीग की लियाकत अली खान ने बीच दोनों दलों में राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए पेशावर में 1945 को समझौता हुआ। इस समझौते को किस समझौता जाना जाता है? तो देसाई लियाकत समझौता। नेक्स्ट आज यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 14 जून 1945 को किसने इस योजना को पेश की? इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में गठन और भारतीय द्वारा अपना संविधान बनाने की आदि बातें शामिल हैं। कौन था? तो लॉर्ड बेवेल योजना थी, यानी बेवेल योजना। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, तो केंद्रीय विधानसभा अरे भाग की जा रहा भाई। केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव 1946 में कांग्रेस और गैर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मतलब 2 ही क्षेत्र था, जो बताया कि बंगाल और ये सिंध पर ही 2 ही क्षेत्र पर कब्जा कर पाए थे। नेक्स्ट, उत्तर और उत्तर पश्चिम सीमांत मुंबई वगैरह में ये सब किसका था? तो ये कांग्रेस का ही शासन था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कैबिनेट मिशन के किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की किस मांग को अस्वीकार कर सिफारिश कर यह संघ की स्थापना की जाए? इस ब्रिटिश भारत में कोई दूसरी राज्य सम्मिलित नहीं होगा। ये पाकिस्तान मांग की बात की जा रही है, उस समय की है। तो इस तरह हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है ना। और उसके बाद जो होता है ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। तो अगर वीडियो बेहतर लगा होगा तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। अब जो है हम लोग जो है यहाँ तक आएंगे तो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा। अब हम लोग क्या करना है, तो हम लोग अब जो है NCERT में चाह रहा हूँ कि हर एक क्लास का मैं आप लोग को NCERT करा दूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 2 बार पढ़ा चुका हूँ। एक बार थ्योरी क्लास में पूरी पढ़ाया हूँ, उसके बाद मैराथन में पूरा पढ़ा रहा हूँ। 1-2 दिन में तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जो है ना NCERT में चाह रहा हूँ कि शुरू कर दूँ 0 लेवल से, मतलब 6 क्लास शुरू कर दूँ NCERT। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँ। उसके बाद साइंस को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट को जो है ये डिटेल्स में चाहता हूँ पढ़ाने के लिए आप सभी को। एग्जाम का डेट भी बढ़ चुका है, आप सभी जानते हैं, तो उसको डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो यहीं पे करते वीडियो के एंड, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।